आइए देखते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है, किस तरह होती है। द फर्स्ट, द न्यूक्लियस एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। ये जो न्यूक्लियस होता है ये सबसे छोटा होता है, यानी पूरे एटम में उसकी साइज छोटा है। बट इट कंटेन मोस्ट ऑफ द एटम्स मास बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रेजिडिंग देयर। लेकिन जो एटम में जो मास होती है वो ज़्यादातर किसकी होती है, न्यूक्लियस की। यानी एटम में जो मास है वो न्यूक्लियस की वजह से है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मास है वो ज़्यादा है बनिस्बत इलेक्ट्रॉन की या और साइज़ ऑफ एटम की। एटम की टोटल मास जो होती है वो ज़्यादातर न्यूक्लियस, जो हम मास कंटेन करते हैं कि एटम की कितनी मास हैं, वो ज़्यादातर हम न्यूक्लियस से शो करते हैं कि उनके न्यूक्लियस की कितनी मास है। आ जाए नंबर 2 पर। डेंसिटी गिव अस द compactness of the particles and its knowledge will give us the information about the closeness of the particles। तो डेंसिटी किस वजह से होती है? हम कहते हैं कि ये चीज़ सॉलिड है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो सॉलिड में क्या होता है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजनेस की वजह से उसकी मास ज़्यादा होती है। तो जो न्यूक्लियस है उनमें जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो क्लोजनेस होती है, इस वजह से न्यूक्लियस की जो मास होती है वो ज़्यादा है। सपोज़ न्यूक्लियस हैविंग, हम एक सपोज़ मिसाल के तौर पर लेते हैं। सपोज़ न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 × 10 की ताकत -3 pm, और उसकी जो मास है 1 × 10 की ताकत -22 ग्राम। ये रेडियस है और ये मास है। अब आए, इट इज़ द एस्टिमेटेड मास ऑफ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। हम एक न्यूक्लियस लेते हैं हैविंग 30 प्रोटॉन्स, जिसमें कितने प्रोटॉन है, 30 प्रोटॉन है एंड 30 न्यूट्रॉन्स है। तो जो हम पढ़ते हैं कि इज़ अप्रोक्सीमेटली टू 1, तो ये तकरीबन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। यानी प्रोटॉन कितने हैं, 30 है, और न्यूट्रॉन 30 है, तो 30 और 30 ख़त्म हो जाएगा, तो ये तकरीबन 1 के बराबर होती है। तो हम देखते हैं कि डेंसिटी कितनी है। तो डेंसिटी का जो फार्मूला है मास बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 4/3 πr³। ये वॉल्यूम का फार्मूला है। इसके बाद आए, ये जो ये वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू मालूम करते हैं। तो आर की वैल्यू क्या है, 5 × 10 की ताकत -3 pm × 10 की ताकत -12 मीटर। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5 × 10 की ताकत -15 मीटर। तो ये हम सेंटीमीटर में तब्दील करते हैं, तो 1000 के साथ ज़रब दे तो ये क्या सेंटीमीटर में तब्दील हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करें। मास कितना है, 1 × 10 की ताकत -22, और जो वॉल्यूम थी वॉल्यूम की अपनी वैल्यू पुट करें, 4/3 पाई की कीमत भी पुट करें,
और इसके बाद आर की वैल्यू हमने निकाली है वो भी पुट करें। तो ये हमने पुट किया। इस पुट करने के बाद आप पे कैलकुलेशन करें तो ये जो हमसे जवाब आएगा 2 × 10 की ताकत 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। डेंसिटी इज़ वेरी हाई, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? द हाईएस्ट डेंसिटी नॉन फॉर एन एलिमेंट्स, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो तो वो कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसकी 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो? फॉर ऑस्मियम, जिस तरह आप देखें ऑस्मियम, देयरफॉर द एवरेज एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी उसकी जो एवरेज एटॉमिक न्यूक्लियस है इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10 की ताकत 12 टाइम्स, यानी 9 ट्रिलियन टाइम्स मोर देन डेंसिटी देन द डेंसिस्ट एलिमेंट्स, लाडेंटिस्ट एलिमेंट्स नॉन एज हेडिएट। तो ये सबसे ज़्यादा वज़नदार एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये वज़न उसने बताए है कि कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा वज़न के हो सकते हैं, यानी उनकी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, या वो न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो मास है वो ज़्यादा होगी। अब आए इसकी तरफ हम देखते हैं वाई न्यूक्लियस डेंसिटी इज़ सो हाई, जो न्यूक्लियस हैं वो क्यों, उसकी मास क्यों ज़्यादा होती हैं? वाई न्यूक्लियस डेंसिटी इज़ सो हाई, उसकी हाई क्यों होती है? व्हाट फोर्स होल्ड द पार्टिकल्स सो टाइट्स, जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह टाइटली होती हैं, किस वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? डेंसिटी हम पढ़ते हैं कि जो पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज हो तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब लॉ दैट, कूलम्ब्स लॉ हमें क्या कहते हैं? आइडेंटिकल चार्ज रिपेल, जो एक जैसे चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपल कर देते हैं, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। द प्रोटॉन मस्ट रिपेल ईच अदर स्ट्रांगली, जो प्रोटॉन होते हैं वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली रिपेल कर देते हैं, यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर नज़दीक आ जाए तो उनकी रिपल्शन ज़्यादा होती है। एंड दे डू, और इस इन एडिशन टू रिपल्सिव फोर्स देयर आर शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स, अगर रिपल्सिव फोर्स होगा न्यूक्लियस में तो शॉर्ट टाइम्स के लिए अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। तो बिटवीन प्रोटॉन्स यानी या प्रोटॉनों के दरमियान, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन्सों के दरमियान, या न्यूट्रॉन्सों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा। इसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन कोलम्बिक रिपल्शन एंड short range attraction tell how the much nucleus stable or unstable, ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा रिपल्शन और शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उससे हमें क्या मालूम होगा कि ये न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो हमें कैसे पता चलेगा? इफ़ द रिपल्सिव फोर्स और कम द न्यूक्लियस अनस्टेबल, अगर रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के दरमियान होगा तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अगर इफ़ द अट्रैक्टिव फोर्स और कम द न्यूक्लियस इज स्टेबल, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के दरमियान तो वो न्यूक्लियस क्या होगा? स्टेबल होगा। अब देखें द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन n/p, न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन रेशियो टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमें क्या शो कर देती हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो
क्या होगा? फॉर द स्टेबल एटम्स, अगर एटम स्टेबल है, हैविंग लो एटॉमिक नंबर, तो उसके एटॉमिक नंबर क्या होगा? कम होगा, यानी न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2:1। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की तादाद बराबर है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल है। द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, यानी हम कौन कौन से यूज़फुल प्रिडिक्टिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं वो देखते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियाई दैट पोजेस 2, 8, 20, 50, 82 एंड 126 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये नंबर उसने बताए हैं 2, 8, 20, 50, 82 एंड 126। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर जनरली मोर स्टेबल न्यूक्लियाई, तो ये क्या होगा? यानी ये स्टेबल होगा, ये न्यूक्लियाई क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर उसकी प्रोटॉनों की तादाद या न्यूट्रॉनों की तादाद 2, 8, 20, 50, 82 एंड 126 वो बताते हैं। द नंबर इज़ 2, 8, 20, 50, 82 एंड 126 आर कॉल्ड मैजिक नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? मैजिक नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर होते हैं। लेकिन इनके बगैर और भी न्यूक्लियाई स्टेबल हो सकती हैं, वो भी बता सकते हैं। द नोबल गैस आर वेरी स्टेबल एलिमेंट्स, हम कहते हैं कि जो 8वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, जो पी ब्लॉक में मौजूद हैं, उन जो एलिमेंट्स इनर्ट गैसेस हम उसको कहते हैं नोबल गैसेस कहते हैं, या ज़ीरो ग्रुप उसको कहते हैं। तो क्या है? वो किस लिए कहते हैं कि वो स्टेबल है? तो वो कहते हैं कि द नोबल गैसेस आर वेरी स्टेबल एलिमेंट्स विच इज़ एटॉमिक नंबर कितनी है? हीलियम की 2, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, इसी तरह, यानी 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। तो ये क्या है? ये एलिमेंट्स स्टेबल है। इनके आउटरमोस्ट शेल क्या है? यानी ऑक्टेट रूल जो हम पढ़ते हैं ये उनको फॉलो करते हैं, यानी उसकी जो न्यूक्लियाई है वो भी स्टेबल होगा। न्यूक्लियाई विद इवन नंबर of both neutron and proton are more stable than those with odd number of these particles। अगर न्यूक्लियाई की जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है वो इवन नंबर में है तो क्या है? स्टेबल है। किससे? देन दोज विद ऑड नंबर, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तादाद ऑड नंबर में है तो वो क्या है? अनस्टेबल, यानी इवन नंबर से लेस स्टेबल है। इवन तो आप जानते हैं अगर प्रोटॉनों की तादाद और न्यूट्रॉनों की तादाद इवन में है तो वो स्टेबल है। अगर किससे स्टेबल है? ऑड नंबर से। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तादाद ऑड नंबर हैं, यानी ऑड नंबर में उसकी तादाद है ऑड, आप देखें 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अगर वो ऑड नंबर में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तादाद तो वो बनिस्बत इवन नंबर से यानी उनकी स्टेबिलिटी, इवन नंबर की स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है बनिस्बत ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर की स्टेबिलिटी न्यूक्लियाई की कम होगी। ऑल एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव। All elements are radioactive if the atomic number of कौन से? Bismuth। All elements are radioactive if the atomic number
इंक्रीज इज बिस्मिथ, अगर बिस्मिथ से उसके एटॉमिक नंबर बढ़ जाए तो वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी। आ जाए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ग्राफ की तरफ। ग्राफ में इस तरफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इस तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इस तरफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे और इस तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। ये देखिए, ये क्या है, जोन ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी की एक जोन है। जब एलिमेंट्स इसमें पड़ा हो या उसके नज़दीक पड़ा हो तो वो अनरेडिएक्टिव होगा, अगर वो उससे ऊपर है तो फिर भी अनरेडिएक्टिव है, तो फिर भी रेडियोएक्टिव है, और अगर इसके नीचे फिर भी ये रेडियो एक्टिव है। अगर इसके नज़दीक हो या उसके दरमियान कोई एलिमेंट्स मौजूद है तो क्या होगा, अनरेडियोएक्टिव होगा। ज़रकोनियम को देखें, ज़रकोनियम बिल्कुल जोन ऑफ स्टेबिलिटी के ऊपर है तो क्या है, स्टेबल है। देखें इसको 1.25:1, यानी इसकी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो प्रोटॉन है वो 1.5 से क्या है, कम है। और बिस्मिथ को देखें, बिस्मिथ के जो एटॉमिक नंबर है वो 83 है, यानी वो जोन ऑफ स्टेबिलिटी के थोड़ा ऊपर है, यानी वो रेडियोएक्टिव भी हो सकता है क्योंकि उनकी जो नंबर ऑफ या रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो प्रोटॉन है वो 1.52:1 है, तो ये क्या रेडियोएक्टिव भी हो सकता है। और इस जोन को देखें, इस जोन पर आप एलिमेंट्स रखते, जो एलिमेंट्स नीचे होगा वो भी रेडियोएक्टिव होगा और जो ऊपर होगा वो भी रेडियोएक्टिव होगा। तो हम इसको अनरेडियोएक्टिव बनाने के लिए जो ऊपर है उनको इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे और जो जोन के नीचे है उसको पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ये ग्राफ है, यानी ये जो लाइन है 1:1, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो प्रोटॉन वाली है, यानी न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन रेशियो प्रोटॉन की जो रेशियो है वो बराबर है तो फिर वो अनरेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होगा। अगर उनकी जो रेशियो है वो 1.52:1 होगा या इससे ज़्यादा होगा, यानी 1:5 से अगर ज़्यादा है तो वो रेडियोएक्टिव हो, और जो 1.5 से कम होगा तो क्या होंगे उसके, वो अनरेडियोएक्टिव होंगे। तो ये आप नोट कर ले, अगर 1.5 से ज़्यादा होगा रेशियो तो क्या होगा, तो रेडियोएक्टिव होगा, और इससे कम है तो क्या होगा, अनरेडियोएक्टिव होगा। तो ये ग्राफ भी आप सीख ले और इस जोन को देखें, जोन ऑफ स्टेबिलिटी, अगर इससे ऊपर कोई एलिमेंट्स है तो क्या है, रेडियोएक्टिव, अगर इससे नीचे हैं तो फिर भी रेडियोएक्टिव है। अगर जोन के ऊपर बिल्कुल या इसके नज़दीक है या जोन के दरमियान है तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे, अनरेडियोएक्टिव। तो ये ग्राफ हो गया न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का।